बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर ऑल फाइन। इंग्लिश पार्ट 2 में आप लोगों को वेलकम करती हूँ बेटा। लेक्चर नंबर 1 है अमेरिकन लिटरेचर। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अमेरिकन लिटरेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इंट्रोडक्शन टू अमेरिकन लिटरेचर। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को इसकी शॉर्ट हिस्ट्री बताऊँगी अमेरिकन लिटरेचर के बारे में। चार्ल्स कोलंबस ने अमेरिका को 1492 में डिस्कवर किया। 1492 से पहले किसी को भी नहीं पता था कि अमेरिका नेम का भी कोई मुल्क इस दुनिया में है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस मुल्क को दरियाफ्त कर लिया ना, तो फिर पूरी दुनिया से फ्रेंच, ब्रिटन्स, इंग्लैंड ये सब लोग वहाँ जाने लगे ताकि इस आइलैंड के ऊपर कब्जा कर सकें और अपनी कॉलोनीज बना सकें। और इंग्लैंड भी अमेरिका कॉलोनीज बनाने गया था। हालांकि इंग्लैंड से पहले बहुत से मुल्क आ गए थे। इंग्लैंड पहले ही हर मुल्क में कॉलोनीज बनाता फिर रहा था। इसने अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लिया और अपनी कॉलोनीज बना ली। जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी वहाँ आ गई। जब उसने साफ़ सुथरा माहौल देखा, लोग सादे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और जो अमेरिका था वो नेटिव्स के साथ, नेचर के साथ जुड़ा हुआ था। तो यूरोपियों ने जब ये देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इनकी कंट्री जो है ना बहुत प्रोग्रेस कर रही थी, डेवलपमेंट कंट्री में इंक्लूड होती थी। तो बेटा यहाँ से अमेरिकन लिटरेचर की शुरुआत होती है। जब ब्रिटिश वहाँ गए, ब्रिटिश लोग जो थे ना पढ़ना लिखना जानते थे, और ये जब इन्होंने अपनी डायरी एंट्री की और लिटरेचर प्रोड्यूस किया, इसी वर्क को फिर अमेरिकन लिटरेचर के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो एजुकेटेड मतलब ममालिक से बिलोंग करते थे, और जो अमेरिका था वो अनएजुकेटेड था। सिर्फ औरली वर्बली वो बोल सकता था, वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, सिर्फ वो बोल सकता था। और यहाँ से फिर उसके बाद जो है ना प्रिंटिंग प्रेस में आ गई, क्योंकि जो वो बोलते थे वो प्रिंट होता चला जाता था। ये तो बेटा थी हिस्ट्री अमेरिका की। थोड़ी शॉर्ट हिस्ट्री मैंने बता दी है ताकि आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चल सके कि मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, ये अमेरिका लिटरेचर कहाँ से मतलब आया, वजूद में आया। ये थोड़े से आगे नेक्स्ट जो है ना पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर दिए। जब फर्स्ट परमानेंट सेटलर्स वार प्योरिटन्स, जो पहले सेटलर्स थे वो प्योरिटन्स थे। इंटरेस्टेड, प्योरिटन्स मीन न्यू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोग थे। इंटरेस्टेड इन एजुकेशन एंड कल्चर, हार्वर्ड मीन यूनाइटेड स्टेट, was founded in 1636. प्रिंटिंग प्रेस was started in 1638. फिर बेटा उसके बाद रिलीजियस मकसद के लिए जो लिखा गया था, क्या क्या था जी? न्यू वर्ल्ड saw the emergence of literature which was mainly made of the sermons, histories, autobiographies and poems, all of them written with a religious purpose. किस मकसद के लिए था? रिलीजियस पर्पस के मकसद के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए। इराज ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, अब अमेरिकन लिटरेचर के इराज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब दौर है इनके, पीरियड्स कह लो, इराज कह लो। सबसे पहले हम लोग बयान करते हैं जी अमेरिकन नेटिव अमेरिकन्स। इन्होंने बहुत अच्छा लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया। जो अमेरिका के नेटिव्स थे इन्होंने बहुत अच्छा लिटरेचर लिखना स्टार्ट कर दिया। जो लिटरेचर इस अरसा में प्रोड्यूस हुआ है वो प्योर अमेरिकन ही है, क्योंकि वो अमेरिका के नेटिव्स ने लिखा है। इनलाइटमेंट इराज, जो रोशन ख्याली का दौर था वो था एज ऑफ फेथ, एज ऑफ रीजन्स। फिर उसके बाद बेटा हो जाता है रोमांटिसिज्म इरा। रोमांटिसिज्म का दौर स्टार्ट होता है 1828 टू 1865। इस इरा को बेटा
अमेरिकन रेनाइसेंस के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिविल वर्ल्ड वार 1 हुई थी। उसके बाद बेटा आ जाता है रियलिज्म इरा। रियलिज्म इरा स्टार्ट होता है 1865 टू 1900। इसमें रियलिस्टिक फिक्शन लिखा जा रहा था, सच्ची कहानियों पर मबनी था, जो रियल स्टोरीज होती थी और जो भी वाक़यात होते थे इनको ड्रामेटिक्स करके फिक्शन वर्क में लिखा जाता था। ड्रामेटाइज करके इसको फिक्शन वर्क में लिखा जाता था। फिर उसके बाद बेटा आ जाता है मॉडर्निज्म इरा, जो स्टार्ट होता है 1914 टू 1939। इस इरा से मॉडर्निज्म की शुरुआत होती है। इस इरा में बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए हैं और लिटरेचर ने नई नई चीज़ें मतलब दरियाफ्त की थी ताकि लिटरेचर को बेहतर बनाया जा सके। कंटेम्परेरी इरा ये बेटा स्टार्ट होता है 1939 टू प्रेजेंट। उसके बाद बेटा आ जाता है मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म मैंने आपको पहले भी बताया है, मॉडर्निज्म जो एक्सपेरिमेंट होते थे, जो भी एक्सपेरिमेंट जो भी लिटरेचर में नई नई चीज़ें होती थी वो मॉडर्निज्म में आ गई, मॉडर्न से मॉडर्न होती चली गई। ओवरवेलमिंग टेक्नोलॉजी एडवांस वर्ल्ड वार 1 फर्स्ट वर्ल्ड वार जो उसकी तबाही थी, जो उसकी भारी तकनीकी तरक्की बड़ी पैमाने पर जो तबाही की आलमी पहली जंग थी, रवायात को तैयार करने का जो खौफ था, जो फिर उसके बाद राइज ऑफ यूथ कल्चर को बढ़ावा दिया गया। फिर उसके बाद जॉनरा का स्टाइल कैसा था, जॉनरा का स्टाइल जो है ना क्रिएट अ न्यू स्टाइल, उन्होंने मतलब जो स्टाइल था अपना वो न्यू क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया और डोमिनेटिव मूड हो गया था। इलिट्रेशंस, डिस्कनेक्शंस, राइटिंग हाईली एक्सपेरिमेंटल हो गई थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस था, इंटीरियर डायलॉग्स थे। ये बेटा उसका स्टाइल हो गया था उस दौर में। फिर इसके बाद जो इसके मेजर राइटर्स थे, मेजर राइटर्स में बेटा 3-4 राइटर्स मैं आप लोगों को साथ डिस्कस करूँगी। इसमें सबसे पहले था अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जो पैदा हुआ 1899 में और इसकी डेथ हुई थी 1961 में। इसकी बेटा फेमस कोटेशन थी, बिफोर यू एक्ट लिसन, बिफोर यू रिएक्ट थिंक, before you spend earn, before you criticize wait, before you pray forgive, before you quite try। ये बेटा इसकी फेमस कोटेशन थी। अर्नेस्ट की आप देखते हैं बियोग्राफी, इसने बेटा नोबल प्राइज़, लिटरेचर में नोबल प्राइज़ हासिल किया था। इसका राइटिंग स्टाइल क्या था, कंसाइज था, डायरेक्ट स्पीयर था, ऑब्जेक्ट था, प्रिसाइज था, रिदमिक था। और इसके मेजर वो जो वर्क्स थे इसमें द सन आल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स, फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर हुम द बेल टूल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, जो आप लोगों ने BA में पढ़ा ही होगा। ये बेटा इसके मेजर वर्क्स थे। इसके बाद आ जाता है फ्रांसिस स्काउट, जो पैदा हुआ था 1896 में और इसकी डेथ हुई थी 1940 में। द ग्रेट गैट्सबी, इसका क्या था बेटा, एरोनिकल, इसका स्टाइल जो था एरोनिकल और ट्रेजिक ट्रीटमेंट था अमेरिकन सक्सेस मिथ के ऊपर। मिथ क्या थी बेटा, ओल्ड जो स्टोरीज होती थी वो थी। His work and life illustrate American culture of our 19th century में था। इसके बाद बेटा आ जाता है विलियम फोकनर। ये मतलब पैदा हुआ था 1897 में, इसकी डेथ हुई थी 1962 में। एज, इसका फेमस कोटेशन बेटा क्या थी, एज आई ले डाइंग, जैसे मैं मर रहा हूँ, द साउंड एंड द फ्यूरी, आवाज़ और रोशन। ये क्या था, इसका मास्टर पीस था बेटा। द मोस्ट ओरिजिनल राइटर ऑफ द टाइम, ये इस वक़्त का ओरिजिनल राइटर था। फिर उसके बाद इसके बेटा सब्जेक्ट है, प्राइमरी सब्जेक्ट वाज हिज हेरिटेज, साउथर्न मेमोरीज, रियलिटी, और इसका भी मिथ के ऊपर था। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ते हैं आर्थर मिलर। आर्थर मिलर के हम लोग जो से है ना
ड्रामा भी पढ़ेंगे, नॉवल भी पढ़ेंगे। ये था क्या, बेसिकली था क्या, प्ले राइटर और एसेस्ट। मेजर वर्क्स इसके क्या थे जी, किन के ऊपर थे? डेथ ऑफ स्लेसमैन, द क्रूसिबल, मिसफिट्स। क्रूसिबल बेटा जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एंड ऑल ऑफ माई सन्स, ये भी बेटा इसका ड्रामा है। इसकी मेजर थीम थी, मेजर थीम्स किसके बारे में थी? अमेरिकन ड्रीम्स के बारे में थी, कॉमन मैन्स के बारे में थी, इनएबिलिटी टू अचीव इट, ट्रेजिक फिगर के बारे में, हिज डॉटर के बारे में थी, ज्यूइश अमेरिकन के बारे में थी, कम्युनिज्म एंड हॉलीवुड के बारे में थी बेटा आर्थर मिलर की। इसके बाद एक और फेमस पोइट है, अमेरिकन ब्रिटिश पोइट है, एसेइस्ट है, पब्लिशर है, प्ले राइटर है, लिटरेरी क्रिटिक है एंड एडिटर है बेटा। और इसका मेजर वर्क्स जो थे वो थे जी, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड के बारे में थे, प्रो फ्रॉक के बारे में थे, व्हाट इज़ आवर प्लेस इन द यूनिवर्स, ये इसकी पोइम हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंशाल्लाह। हाउ कैन एनीवन लव्स एंड द कम्युनिटी विद एनीवन एल्स, द वेस्ट लैंड, ये भी बेटा इसकी पोइम है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इसके बाद में फेलियर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में थी, इलस्ट्रेटेड बाय W.W. के बारे में थी। इसके बाद बेटा एक और फेमस पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट में के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये अमेरिकन बेस्ट नाउन एंड द बेस्ट लव्ड पोइट था। ट्रेडिशनल वर्सेस फॉर्म थी, प्लेन स्पीच ऑफ रूरल न्यू इंग्लैंडर्स पे था बेटा। इसके बारे में हम लोग इसकी भी पोइम्स पढ़ेंगे, T.S. एलियट्स की भी पढ़ेंगे, सब की जो है ना हम एक एक दो पोइम्स इस मतलब अमेरिकन लिटरेचर में पढ़ेंगे। इसकी जो पोइम्स थी, डेथ ऑफ द हेयर्ड मैन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन द स्नो इवनिंग, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, द रोल नॉट टेकन, ये भी पढ़ेंगे, बैंडिंग वॉल, ये भी इसकी हम लोग पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।